बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, कल के शो के लिए माज़रत, क्योंकि कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैं कल शो नहीं कर पाई, और आज भी वैसी है तबीयत थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं आज करूँ, और जो है अगर शो की उसमें कुछ ऊपरी चल जाए तो उसके लिए माज़रत। आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से शिद्दत अख्तियार कर चुका है, और जिससे कई कराची की मैं अगर बात करूँ, कराची की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या फिर कॉलेज की बात करें, या फिर स्कूल्स की मैं बात करूँ, तो उसमें किस तरह से SOPs फॉलो की जा रही है, और जो है स्टूडेंट्स को कितना नुकसान फेस करना पड़ा है, क्योंकि उसमें उनकी पढ़ाई की कितना हर्ज हो रहा है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ की भी हमारे से बात करेंगे, जैसे मैंने जिक्र किया। हमारे साथ मौजूद है जिन्ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट की साबिक चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा ज़फ़र, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जिन्ना यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर तबस्सुम अज़रा सिद्दीकी। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में आए। आप लोगों से सवाल किया, जैसे कोरोना वायरस जो फिर से बढ़ता जा रहा है, तो इससे कितना जो है आपके शोबों को नुकसान फेस करना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को कितना जो है मतलब उनको कितना जो है उनकी एजुकेशन को जो है फ़र्क पड़ रहा है, आप इस हवाले से बताएं। हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत तेज़ी से इसकी लहर आई है, सेकेंड वेव, और इस सेकेंड वेव में हमारे यहाँ जिस तरह आम आदमी मुतासिर है, तालीमी इदारे भी ज़ाहिर है मुतासिर हैं, और उन तालीमी इदारों में स्कूल हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, हर एक शख्स जो है वो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम जैसे कोई आम इस मौसम में होता है नॉर्मली, वो समझ के कि हमें आम हो गया है, और वो उसका ना सिर्फ इलाज करवाते हैं ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है हमारे यहाँ कि अगर जाएंगे तो यकीनन हमें कोरोना डिक्लेयर हो जाएगा, और डर के मारे भी नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे आबादी में। इसके बहुत सी वजूहात हैं। वजूहात क्या है? क्योंकि जिस तरह से या तो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो SOPs नहीं फॉलो करवा सक रहे हैं स्टूडेंट से, या फिर जो है वो हमारी जो आवाम है वो खुद नहीं उसको फॉलो करना चाह रही है। क्या वजह है? कुछ तो आवाम में भी नहीं है अवेयरनेस, लेकिन दूसरी बात ये कि हमारे पास वसाइल बहुत कम है। इस वसाइल में रहते हुए इस SOPs को फॉलो करना ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए मुश्किल है, बल्कि हमारे तालीमी इदारों के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसा आप जानती हैं कि वैन सिस्टम हमारे यहाँ है, तो हाफ भी कर दिए हैं इन्होंने कि 3 डेज़, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी आएगी, 3 डेज़ दूसरी फैकल्टी आएगी, उसके बावजूद भी इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जिस तरह से आपने कहा कि ऑल्टरनेट डेज भी कर दिया, हाफ भी कर दिया है, तो मतलब फीसेस तो फुल चार्ज कर रहे हैं हाँ, फीसेस, लेकिन तो फिर उस फीसेस में उनको कुछ एडजस्ट करें ना, क्योंकि देखिए लोगों की आमदनी जो है वो तो एक महदूद है, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। चाहे मैं टीचर्स की बात करूँ, या मैं किसी भी प्राइवेट फर्म की बात करूँ, या गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, तो उसमें तो किसी किस्म का जो है उनको जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं की जा रही हैं। तो ये जो है इनका हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर लूँ, तो उनको भी चाहिए कि वो जो है इस पे जो है उनके पेरेंट्स को जो है रिलीफ दें। लेकिन सब बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, अभी भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमारी सैलरीज जो है इंक्रीज़ नहीं की जा रही है, चाहे जो भी मालिकान हो, तो किस तरह से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ हो गए या प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उन्होंने कोई पेरेंट्स के लिए उन्हें कोई जो है कोई पैकेज वगैरह अनाउंस किया है कि उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया जा रहा है? स्टूडेंट की पढ़ाई को कितना खर्च हो रहा है, इस हवाले से भी कुछ बताएं। देखिए, रिलीफ की जहाँ तक बातें हैं, ये अनाउंसमेंट तो बहुत होती है हर जगह से कि रिलीफ दिया जा रहा है और ये किया जा रहा है, 20% रिलीफ है और आप मतलब इसे दें। कुछ इदारे ऐसे हैं जो इसको कर भी रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। जैसे कन्वेंस चार्जेस में कुछ लोगों ने रिलीफ दिया कि अगर 3 डेज़ बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट दिया, 10%, 20% इस तरह से दिया। लेकिन ये कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि 100% रिलीफ दिया जा रहा है या इससे वो पेरेंट्स एडवांटेजेस उठा रहे हैं या उनको कोई बेनिफिट है। बल्कि पेरेंट्स को इसलिए बेनिफिट नहीं है क्योंकि कई बच्चे जा रहे होते हैं, उन लोगों के एक बच्चा तो नहीं है। अच्छा, दूसरे ये कि उनकी जॉब्स की तरफ से भी उनको जो है
وہ फैसिलिटीज़ नहीं है मुख्तलिफ इदारों के अंदर, बिल्कुल ऐसे सब ही है। जगह यही चल रहा है। तो आप देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो तबका है ना, उसमें मैं समझती हूँ मिडिल क्लास लेवल है। बिल्कुल। जो मिडिल क्लास है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्हें वो अपने सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, मुतासिर जो हो बहुत रहा है वो ज़्यादा। मिडिल क्लास हो रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास के अंदर आप ये देखिए कि उनके वसाइल नहीं है, ज़राए नहीं है वो, और ना ही उनको कोई कहीं से सपोर्ट मिल रही है। जैसे लॉयर क्लास है, उनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट है कि 25,000 के करीब अभी मैंने सुना है कि उन लोगों को मिले हैं, और पहले 12,000 मिल रहे थे उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो मुख्तलिफ जगह से हमारे, जैसे हमारे यहाँ काम करने वाली मेड्स वगैरह आती हैं, 12,000 तो पे उनको कहाँ दिया जा रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ा बहुत धोखा है। बड़ा, आप लेकिन ये मिले देखिए हैं ना, बहुत सारे लोगों को। मिले होंगे, यकीनन मिले होंगे, लेकिन जो मैंने बहुत सारे इस तरह के, क्योंकि मैंने पिछले हाँ, दिनों जब एहसास कोरोना प्रोग्राम के तहत भी। वायरस जो है जब वो स्टार्टिंग हुई थी, आज से मैं तकरीबन 4-5-6 महीने पहले की मैं बात करूँ तो मैंने देखा, क्योंकि जो मेरे घर में जो काम करती है, जो हमारी जो मेड है, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मेरे जो थंब इम्प्रेशन ले लिए, लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके पास मैसेज भी आ गया। तो ये भी फिर जब मैंने पता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास से तो इनका अमाउंट जो है वो निकल चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डबल जो है वो मशीन अपने पास रखी हुई थी, इम्प्रेशन ले था, इम्प्रेशन ले लिया करते थे। तो ये भी देखिए मतलब ये इस भी तरह हुआ की है, भी लेकिन ये गरीबों कि का कुछ हक लोगों खा रहे को हैं, मिला भी है, और जिन लोगों को मिला है उन लोगों को ज़्यादा डबल भी मिला है। आप ये देखिए ना कि जो मतलब लॉयर क्लास हैं, अब शायद वो उसमें हायर क्लास लोगों का भी मैं समझती हूँ, जो लोग उस फील्ड में होते हैं या उस इदारे में होते हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम के तहत ये दिया जा रहा था, तो ये अंदर के लोग ही होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ये बाहर के लोग तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो जाहिर बात है जो अंडर वर्कर हैं उनके, या तो वो कर रहे हैं या फिर ऊपर से ऑर्डर हैं वो लोग कर रहे बिल्कुल हैं, सही ठीक है ना। बोल रही तो हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें जो हैं ये उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। ये जिन लोगों को मिला है तो बहुत मिला है, इतना कि उन्होंने बाहर में सेल आउट किया है। अच्छा। यानी कि यह भी हमने देखा है कि उनके पास, जैसे मेरे इलाके में, मैं नॉर्थ कराची में मेरी रिहाइश है और मेरे पीछे थोड़ा सा मंगोपीर का एरिया है, तो 1-2 दफ़ा हमारा जाना हुआ मंगोपीर, मैं दरअसल दूध वगैरह के सिलसिले में अच्छा, वहाँ से फ्रेश मिलता है, तो वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ मुझे यही पता चला कि वो लोग हमारे नॉर्थ कराची में आके शॉप्स कीपर को मतलब आटे की बोरियाँ और प्लस चने दाल की पैकेट और साबुन, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर आकर जो है वो कर रहे थे। तो बिल्कुल ये आप चीज़ जो है ना, सही बोल रही है ये इस तरह की, प्रॉपर, बल्कि हमारे हाँ। जो है गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपको आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में आपको लगता है कि कोई स्टोर मतलब स्टोर कर रहा है, स्टोरेज जो हो रही है कहीं, तो आप लोग फौरी तौर पे इसके ऊपर जो एक्शन लें, और जो है ये मोहल्ले वालों का भी बहुत बड़ा जो है इसमें किरदार होना चाहिए कि आप जो है उस पर फौरी कानूनी कार्रवाई होगी कि आप किसी का हक खा रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत गलत इस है। पे काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे आई हैं, बिल्कुल वायरल हुई थी, इतनी वायरल हुई हैं ये सारी की सारी, और ये नहीं इस तरह का मतलब। तो इसी तरह से जब आप स्कूल और कॉलेजेस में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में भी अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो 6-6 और 8-8 महीने की फीसें यकमुश्त कैसे जमा करें। सही बात क्योंकि उन्होंने अक्सर बेशतर स्कूलों में ये कहा गया कि आप ये फीसें नहीं जमा कराएंगे तो मतलब नहीं आए आप, तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अब पेरेंट्स जो हैं वो इतने महीनों की इकट्ठा फीस जहाँ 1 महीने की नहीं दे सकते हैं, तो वो इतने महीनों की फीसें कैसे देंगे? ये वाली बात सोचने आप वाली ऑनलाइन है। क्लासेस के बारे में बताएं। ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो चल रही हैं, ये क्या बच्चे जो है उस अटेंशन से उस तरह से पढ़ सकते हैं? क्या ये बेहतर है? और इन्होंने ऑल्टरनेट भी कर दिया, तो मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है कि इस तरह से बच्चे जो है हमारे तालीम याफ्ता होंगे, वैसे ही हमारे बच्चों का पढ़ाई में तो कोई ध्यान है नहीं, तो और मुतासिर नहीं हो रहे? फिजिकल एजुकेशन के मुकाबले में ऑनलाइन क्लासेस में वो बात तो नहीं आ सकती, एक आर्टिफिशियली तरीक़ाकार है, लेकिन बहरहाल इस हालत में जबकि नहीं हो सकती फिजिकल क्लासेस, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या कि ऑप्शन? आप जो है ऑनलाइन पे कोर्स कवर अप करा सकते हैं, इजीली बच्चे तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इसको यह है कि थोड़ा सा अगर हम तरीक़े से और सलीक़े से चलाना चाहें, तो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हमारे यहाँ अमूमन रहता है, बिल्कुल, और नेट का प्रॉब्लम रहता है, तो शहरों में तो बहरहाल फिर भी ये हम कवर अप कर रहे हैं, लेकिन जो गांव देहात है या ऐसे इलाके जहाँ पर अभी पसमानदगी है, वहाँ पर ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल पा रहा। बिल्कुल मेरा भी यही है, क्योंकि जो लोग जो है इंटरनेट या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके बच्चे जो किस तरह से पढ़ सकते हैं, वो किस तरह से अपनी एजुकेशन जो मतलब जो उनके सेमेस्टर्स होंगे या जो उनके कुछ बच्चों के जो अभी तो एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे वो? और फिर हर वालिदैन के 2-3 बच्चे हैं, तो वो हर एक को अलग अलग
सेट लेके नहीं दे सकते ना, बिल्कुल। ना मोबाइल लेके दे सकते हैं, तो बहरहाल ये तो कमी है इसमें। और दूसरा ये कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हमें मतलब रियासत की तरफ से मिलने चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, घर में आप देखिए आज कितने इलाके हैं जहाँ 15 डेज वाटर नहीं मिलता, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, आप देखें 1 घंटे आएगी, 2 घंटे चली जाएगी। तो आप बच्चा जो है ऑनलाइन भी अगर क्लासेस लेना चाहे, वो इंटरेस्ट भी ले रहा है और पेरेंट्स उनको किसी ना किसी तरह से अरेंज भी करके दे दें मोबाइल चीज़ें वो, लेकिन आप ये देखिए कि वो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते जिस वक्त हम क्लास ले रहे होते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्कूलों में यह है कि रिकॉर्डिंग क्लासेस डाली जा रही हैं अभी है, ताकि वो जिस वक्त भी ऑनलाइन आए तो वो अपनी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसे हमारी जिन्ना यूनिवर्सिटी में हम लोग अपनी जो लेक्चर्स होते हैं तो वो हम अपने लेक्चर जो हैं रिकॉर्डेड भी डाल रहे हैं LMS पर। अच्छा, तो ताकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कोई मॉर्निंग की आपकी क्लास है या फिर तो वो नहीं देख पा रहे तो वो कनेक्ट कर लें, और कनेक्ट करने के बाद उसी के ऊपर LMS में एक SMS ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप उस पर अपनी प्रेजेंट शो कर दें हमें, ताकि हम आपकी अटेंडेंस भी वहाँ शो करें कि आपने उसे चेक कर लिया है, देख लिया है। और अगर कोई मतलब क्वायरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या किसी चीज़ पे आपको ऑब्जेक्शन हैं कि आप ये अंडरस्टैंडिंग, ये यूनिवर्सिटी लेवल पर तो हो सकता है, लेकिन स्कूल में बच्चों के लेवल पे ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो हैं वीडियोस देखकर वो तो बस एंजॉय करेंगे, उसके बाद उससे लर्न ज़रा कम करेंगे, क्योंकि लर्निंग के लिए उनके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए ना। अब ये कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है इस तरह से, मदर अपने घर के बहुत सारे काम होते हैं वो निपटा रही होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, फिर अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं। अब वो खुद उनको नहीं शायद ये मोबाइल इंटरनेट या चीज़ों का यूज नहीं आता, उनको पता ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं है, ये सब चीज़ों का यूज नहीं मैं आता। आपके पास आऊँगी, आप मुझे बताएं जिस तरह से अभी जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन के हवाले से आज प्रोग्राम है, तो कितने बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस के हक में? ये समझ लीजिए कि बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त जहनी तौर पर उस जगह पे होते ही नहीं हैं, वो तो अदर एक्टिविटीज़ में ऐसे बिजी हो रहे होते हैं कि हमें पढ़ाते हुए खुद एहसास होता है कि वो एक दफ़ा प्रेजेंट बोल दी उन्होंने, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि हमने पता नहीं प्रेजेंट बोली भी है या नहीं, दोबारा प्रेजेंट आ रही होती है, पे वो जो है ना नहीं होते उस जगह पे नहीं होते, वो इस तरह से टेंशन अपनी नहीं, और लर्निंग सही तरीके से नहीं हो पाती है इस तरह। सही, तो आप लोग इसके हक में किस तरह से जो है अगर ये ऑनलाइन ऐप जो हुआ है ये होना चाहिए, या फिर स्कूल को चाहिए कि कोई इस तरह के जो है प्रोसेस करे कि मतलब शिफ्ट कर ले, या कुछ इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर जो है वो उसको जो है उससे अपना जो है ना तालीम हासिल कर सकें, एजुकेशन हासिल कर अभी जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर तालीम का तो ये तरीका है ही नहीं ऑनलाइन, ये तो एक आर्टिफिशियल है, या वो डिप्लोमा जो कि अपनी पसंद से बच्चे लेना चाहें वो करते हैं, उसमें उनकी लर्निंग प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ तो मेंटली अभी अवेयर ही नहीं है ना बच्चा हमारा कि उसको इस तरह पढ़ना भी है, वो तो ये समझते ही एक्टिविटी है। और छोटे बच्चों को समझाना, बिठाना, पढ़ाना तो बहुत वैसे भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बड़े बच्चे तो फिर भी चले वो समझदार होते हैं कि उनको पता है कि हमने इस सिचुएशन से हर तरह से गुजर जाना करना है, हमने सीखना है। लेकिन छोटे बच्चों को क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह से आपने बोला कुछ जो मदर्स होती हैं वो वर्किंग वूमेन होती हैं, वो नहीं उस तरह से अपने बच्चों को जो है टाइम दे पाती हैं, तो बच्चे किस तरह से अपनी तालीम हासिल करेंगे? फिर बहन भाई ऐसे हैं कि हो सकता है वो ना अपने मामलात में बिजी हो, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने बोला कि आप जो है जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहे स्कूल इस सिचुएशन में, तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि अपने स्कूल का कोई इस तरह से कोई ट्यूटर, कोई इस तरह से एक एक करके जो है उनको कोई 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को जो है एक एक दफ़ा जो है ना घंटे का जो है ना वो एक मेरा जो अपना एक राय है वो उनको जाके जो है घर पर एजुकेशन दें। असल में एक कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है होम स्कूलिंग का। अच्छा आपको शायद इससे अवेयरनेस नहीं है। ये होम स्कूलिंग यही है कि मिसाल के तौर पर कोई मदर है जो हाउस वाइफ तो हैं, लेकिन बेसिकली उन्होंने टीचर एजुकेशन या बीएड या पीटीसीसीटी इस तरह की कोई चीज़ की हुई है प्रीवियस, तो इलाके के कुछ लोग जहाँ मतलब अवेयरनेस है, जहाँ एजुकेशन है, तो वहाँ वो लोग ये कर रहे हैं कि वो अपना होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। तो होम स्कूलिंग में यह है कि ऐसी ख़वातीन ज़रा ऊपर आ रही हैं जो मतलब थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं इनिशियल छोटे बच्चों के लिए, जैसे प्राइमरी क्लासेस हैं, मॉन्टेसरी क्लासेस हैं। तो इसके लिए फिर वो बच्चे जो हैं थोड़े 3-3, 4-4 करके वो एक घर में उनको मतलब एक रूम ले लिया जाता है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है, और उस इन्वायरमेंट के अंदर उनको एक्टिविटीज़ बेस्ड, जैसे मतलब उनसे कोई एक्टिविटी करवा ली, उसी के ज़रिए थ्रो मैथ सिखा दिया, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू है, तो इस तरह से चीज़ें अभी लर्न की जा रही हैं। ये कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो रहा है, इस पर भी मैं अपने स्टूडेंट से कुछ रिसर्च भी करवा रही हूँ।
अच्छा, एक्शन रिसर्च ना। चलिए तो बहुत तो अच्छी वो बात थोड़ा है। सा लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है, अगर आप लोगों की कोई सवालात हैं आप लोग कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। आप लोगों की जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो ज़रूर आप लोगों को मिलेंगे। एजुकेशन के हवाले से आप लोग कोई बात करना चाह रहे हैं, मैं फिर से आपके पास आऊँगी, क्योंकि आए दिन जो है स्कूल बंद होने की इत्तलात आती है, तो इससे बच्चों के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुश भी खुश हो होते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो नहीं हमें जाना है स्कूल, तो उनका माइंड जो है वो किस तरह से जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर है? नहीं नहीं, ये चीज़ें तो हमें अपना भी बचपना याद आ जाता है। कभी छुट्टियां होती थी तो हम लोग तो बड़े बड़े उदास हो जाते थे कि आज स्कूल नहीं जाना है या छुट्टी हो गई है, और फिर अगले दिन जाने के लिए जब तैयारी करते थे तो वो मिजाज नहीं बनता था, ठीक है ना। वो मतलब उस तरह से कंटिन्यूशन में मतलब वो नहीं जा। अब तो इतनी लंबी छुट्टियां हो गई हैं कि मतलब उसके बाद तो फिर स्टूडेंट जो होता है आप सुबह उठने का आदी नहीं रहा। प्लस ये है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब इस लॉकडाउन के अंदर फील हुआ वो ये कि बच्चों की राइटिंग स्पीड खत्म हो गई है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की। पहले बड़ा कंपटीशन हुआ करता था क्लास में ना, स्कूल मतलब में लिखने कि का किसकी राइटिंग अच्छी होगी, पूरे पूरा रजिस्टर्स भरे होते थे। हमारे साथ भी ऐसा होता और था। ड्यूरिंग क्लास ना और टीचर बोल रही होती है, स्टूडेंट लिख रहा होता है, ठीक है। अब जब हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं या चीज़ें इस तरह से हो रही हैं या ऑनलाइन बातें हो रही हैं तो बच्चा तो बिस्तर में बैठा है, कहीं बैठा है, बिल्कुल, किसी हमारे साथ जगह। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, आपकी दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासें हैं ना, जी जी, बच्चों को तालीमी निज़ाम से बहुत दूर कर दिया। उसके बाद पढ़ने पढ़ते तो सिर्फ मोबाइल पे या इस पर लगे रहते हैं, ये बेकार कर दिया बिल्कुल। समझिए निज़ाम को किस तरह ज़्यादा बना दीजिए, जैसे कि लड़काना में थर्ड भी यहाँ के निज़ाम को भी इसी तरह कर दे रही है लोग बेड़ा। मक्सिम गवर्नमेंट जो सही जनता बहुत आगे कहते हैं ना, उनसे क्या करें जब ये लोग बैठे होते हैं ना अपने उस पर, तो ये लोग मास्क तो नहीं लगा रहे होते कहीं देर बैठ कर, बस थोड़ी देर के लिए आगे खड़े चले जाते, ये हो गया फिर मुल्क की बदनसीबी भी है कि मुल्क को बनाने कोई सही से नहीं मिला है। सही। तो मतलब सारा ये कि इनकी अपनी जेब भरी भी होनी चाहिए, इनके पूछा खाते क्या तो आज ये क्या बन गए, तो मतलब इनको हमारे बच्चों से नहीं पढ़ना है, इनके बच्चे तो पढ़ लेना जहाँ पढ़ना है, इनको हमारे बच्चों से नहीं, चाहे वो 2000 की फीस हो, 3000 की फीस, 15 की फीस हो, इनको अपने बच्चों से मतलब है, इनको अच्छे खाने पीने सब मिलने हैं। सही। जाके पूछे उनका क्या हाल है, वो पानी से लेकर गैस से लेकर चीज से मर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप पेरेंट है तो आपका जो है पेरेंट होने के उससे कोई क्वेश्चन है कोई, क्योंकि हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, आप लोगों के जहन में कोई सवालात है जो आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है टीचर्स तक भी पहुँचे, आला हुकाम तक भी पहुँचे, तो वो आप बताएं। मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं, उनकी लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मैं आपका सवाल जो है हमारा सवाल जो मैं चाहूँगी कि हमीदा साहिबा आप जो है वो बताएं, आप सुन रही थी उनका जो वो कह रहे थे। जी, उमूमन पेरेंट्स का ख्याल यही है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो नहीं होनी चाहिए और हमारा बच्चा डिस्टर्ब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो इतनी अच्छी तरीके से उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो खुद इतने बिजी हैं। आज के दौर में दोनों ही जॉब करने वाले हैं, तो उन्हें नहीं पता कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये तो हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस क्राइसिस में फ़िज़िकल क्लासेस होना मुश्किल है। तो बहरहाल इसको एडजस्ट करना और इसकी जो खामियां हैं ऑनलाइन क्लासेस की, उनको दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत की सतह पे भी ज़रूरत है और आवाम की सतह पे भी ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की कि हुकूमती सतह पे भी ज़रूरत है, अवामी सतह पे भी ज़रूरत है, लेकिन ये किस तरह से किया जाए? हुकूमत तो क्या है कि चीख के परेशान हो चुकी है। हमारी आवाम है कि सुन नहीं रही है। हमारे स्कूल्स हैं कि वो कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स सभी डिस्टर्ब हुए हैं। कोई इसका बैठ के जो एक तरीक़ेकार बनाया जाए कि ताकि सब एक चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके कि अब ठीक है हमने जो भी इसी हाल में जीना है, तो क्या एक तरीक़ेकार जो आप लोग भी टीचर होने की हैसियत से आप लोगों ने भी सोचा होगा, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या आप लोगों ने सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हुकूमत की सतह पे कि इलेक्ट्रिसिटी और नेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाए और उन एरियाज़ में जो कि बहुत ही पसमानदा हैं वहाँ तक भी रसाई हासिल की जाए, इन तमाम फैसिलिटीज़ को पहुँचाया जाए और पेरेंट्स को अवेयर किया जाए इस बात के लिए कि अब आपको इसके साथ ही रहना है। ये जहन से ख़त्म कर दिया जाए कि तो आज नहीं तो कल खुल जाएंगे स्कूल। अगर ये लहर जैसे 3 हफ्ते बता रहा है माहिरीन, तो बहुत अहम है ये 3 हफ्ते और इनमें ये बढ़ेगी, इसमें इंक्रीज़ होगी, तो इसको हमें जहन में रखना है
کہ ہمیں اسی طرح سے بچوں کو لے کے چلنا ہے آن لائن کلاسز کے لیے. تو مائیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں, وہ گھر کے کاموں کو وقتی طور پر روک دیں, اور ان کو جب آن لائن کلاس ہو رہی ہو تو خود بھی بیٹھیں ان کے ساتھ, اور بچوں کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے مواقع فراہم کریں. آپ تو یہ شوہروں کو بولنے والا موقع دے رہی ہے, وقتی طور پہ جو ہے وہ رک جائے اور جو ہے گھر کے معاملات پیرنٹس تو دونوں ہی ہیں, لیکن ماؤں کو لیکن آپ کو پتا آج کے دور میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کہاں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے انڈرسٹینڈ, اور وہ چاہتے ہیں کہ کام بھی وقت پر ہو, بچوں کی پرورش بھی وقت پر اچھی ہو. حوالے سے جو ہے وہ خواتین ہی زیادہ رول پلے کرتی ہیں. ٹیچرز بچوں کو آگاہی کیسے دے کرونا کے حوالے سے؟ ٹیچرز تو ایس او پیز کو فالو خود بھی کریں اور بچوں سے بھی کروائیں, کیونکہ جب بچوں سے وہ عمل کروائیں گی تو ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو دیکھ کے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ان سے گلے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ کھا رہے ہیں, تو یہ ٹیچر کو بہت نظر رکھنی پڑے گی اس بات پہ. صحیح. تو آپ لوگوں نے کیا طریقہ کار اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائے, کس طرح سے آپ لوگ ایس او پیز فالو کروا رہے ہیں؟ ہماری یونیورسٹی میں تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کینٹین میں مطلب ٹائم فکس کر دیا ہے, تو ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈفرینٹ کلاسز کے یا ڈفرینٹ لیول کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کینٹین جا سکتے ہیں, تو اسی حوالے سے ہمارا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے. تو ٹائم ٹیبل میں ٹیچرز جو ہیں عمومی طور پر کلاس کو فری نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہم لوگ زیادہ تر اپنی کلاسز جو ہیں ایک کے بعد ایک کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک ٹیچر باہر آتا ہے, حالانکہ اسکول کا یہ انوائرمنٹ یونیورسٹی کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے, اسکول کا انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ کہ کلاس ختم ہوئی تو دوسرا ٹیچر آ گیا, لیکن یونیورسٹی میں بھی ہم نے یہ سسٹم رکھ لیا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں باہر گیدرنگ یا اس طرح سے نہیں. دوسرے ہم نے کلاسز میں جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کا بڑا انتظام کر لیا ہے کہ سٹنگ ارینجمنٹ میں ہم نے را بنائی ہے, را بنانے کے بعد ہم نے ہر را پہ کراس لگایا ہے جہاں سیٹ لگی ہوئی ہے, کہ صرف سوشل ڈسٹینس, کہ اسی جگہ پر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مطلب بیٹھنا ہے. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس لحاظ سے کی ہیں. باقی سوشل گیدرنگ میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو وہاں بھی آڈیٹوریمس وغیرہ میں بھی ہم نے اسی طرح سے اپنے ڈسٹینسنس کا خیال رکھا ہے. تو 2 سیٹس کے بعد آپ تیسرا مطلب فرد جو ہے وہ وہاں پر بیٹھتا ہے. تو سینیٹائز ہو رہا ہے, ہمارے 2-3 ڈور لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, اور چاہے آپ کسی بھی بلاک میں جائیں گے, ہر بلاک میں جانے سے پہلے آپ سینیٹائزر گیٹ سے گزریں گے. تو اب چاہے اے بلاک میں جانا ہے تو بھی سینیٹائزر ہم یونیورسٹی کے اندر ہی موجود ہیں, لیکن اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک, تو ہمارے تقریباً ڈی اور ای اور ایف بلاک ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہم جس بلاک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک گیٹ ہے, سینیٹائز کیا جاتا ہے, وہاں سے ہم بجاتے ہیں. باقی جگہ جگہ جیسے واش رومس ہیں ادھر ہیں, تو وہاں پر ہم لوگوں نے وہ بھی لگائے ہوئے ہیں, سینیٹائزرس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہے ماسک وغیرہ کا, تو اور یونیورسٹی خود بھی جیسے مثال کے طور پر کوئی مس کر گیا, بھول کے آ گیا, تو ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ خود پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اور باقی جو جیسے کوئی بچہ اگر اس کو کف ہو جاتی ہے, فلو ہو جاتی ہے, تو آپ لوگ اس سے کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں؟ ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ یا تو اسٹیم لیں جا کر, ٹھیک ہے نا, زیادہ سے زیادہ. اب یہ موسم ایسا ہو گیا ہے جیسے نومبر دسمبر, آپ سمجھے کہ موسم چینج ہوتا ہے, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے اس میں آ جاتے ہیں, تو انہیں فلو بھی ہو جاتا ہے, تھاٹ بھی ہو جاتا ہے, بالکل جیسے یہ پرابلم بھی ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ انہیں یہی بولے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں صبح ناشتے سے کرنے سے پہلے آپ جو ہیں شہد کا استعمال کریں نیم گرم پانی کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اور یا پھر یہ کریں کہ آپ وہ رات میں نا اسٹیم وغیرہ لے کے سوئیں. تو اسٹیم کے لیے بھی ہم مختلف طریقے بتاتے ہیں. ہم اکثر بچتے یہ کہتے ہیں کہ جو آپ اسٹیم لیتے ہیں, اکثر ہمارے یہاں تو گرلز ہوتی ہیں, تو فیشیل کرتے وقت ایک اسٹیم لی جاتی ہے, اسٹیمر ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا, تو میں نے وہ کہا کہ اسی میں آپ جو ہیں تھوڑا سا وکس ڈال کے یا لونگ ڈال کے آپ اسٹیم لے لیں. تو ہم لوگ یہ اکثر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں, قہوے کا استعمال کا بتا رہے ہوتے ہیں, ادرک کی قہوہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو عمومی طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں, یہ ہم اگر بتا رہے, کیونکہ اسی وجہ سے ہم تو بینگ اے ٹیچر, اور جب آپ بات کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹیچر کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, ٹیچر کا جو ہے رتبہ ماں باپ سے بڑھ کر رتبہ ہوتا ہے. اور اگر آج کے دور میں ہمارے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ لیں تو وہ میرے خیال سے ایک بہت ہی کامیاب بنیں گے. آپ نے کبھی آپ کا کوئی اس طرح کے اسٹوڈنٹ جس کو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ مطلب اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہے, اور میری زندگی میں الحمدللہ مطلب میں اسکول سے جاب کرتی ہوئی آ رہی ہوں, یعنی کہ میں نے اسکول بھی کیا, کالج بھی کیا, یونیورسٹی بھی, اب ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نیچے سے لیول سے آئی ہوں, اسکول پھر کالج پھر یونیورسٹی میں آئی ہوں. تو الحمدللہ مطلب میرے 97 98 کے اسٹوڈنٹ آج تک میرے ساتھ ہیں کانٹیکٹ میں,
अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए, लेकिन उन लोगों को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक कॉल करते हैं कि हम अपने बच्चों को फ़लाँ स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप हमें गाइड करेंगी। तो ये मुझे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमेशा अक्सर बेशतर एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे ये शिकायत करती है कि आप स्टूडेंट को हमेशा फेवर करती हैं, तो शायद इस वजह से। आपका कैसा एक्सपीरियंस है टीचिंग में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 29 ईयर्स हो गए मुझे टीचिंग में, माशाल्लाह। और बहुत अच्छे बच्चे, ओबीडियंट बच्चे हैं हम लोगों के साथ, और कभी ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह है कि आप बच्चों को मोहब्बत और इज्जत दोगे तो ज़रूर आपको रिस्पेक्ट रिटर्न वही होता है जो हम देते हैं। असल में हमारे यहाँ टीचर जो है ना, आज जो नए टीचर आ रहे हैं वही समझते हैं, हाँ अच्छा पुराने टीचर भी कुछ यही स्टाइल रखते थे, लेकिन दरमियान में जो ट्रेनिंग होती है तो इस ट्रेनिंग के हवाले से, और क्योंकि मेरा ताल्लुक ही टीचर ट्रेनिंग से है, क्योंकि मैं बीएड एमएड ही को कर रही होती हूँ, मैडम एजुकेशन में है, मैं टीचर एजुकेशन में। मदरली एनवायरनमेंट जो होता है ना टीचर से, बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप जितना ज़्यादा स्टूडेंट को ना, मतलब वो कहते हैं ना कि अमल से सिखाइए। बिल्कुल आपने सही बोला, जिस तरह से कि आपके बच्चे ज़रूर है, आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि घर पे जो है वो बेहतर तालीम होती है, लेकिन टीचर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है इस पर। हम इसी में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि माँ बाप का तो ज़ाहिर माँ बाप की तो औलाद है, वो तो एक बेहतर तरबियत कर सकते हैं, लेकिन टीचर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि बच्चे जो है तकरीबन अपने 5 से 6-7 घंटे जो है स्कूल में गुजारते हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या क्या सीखते हैं और टीचर की ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन किस तरह से जो है होती है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है वो जो है मौजूद है तबस्सुम साहिबा। तो मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा जो है एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग एजुकेशन के हवाले से। जी टीचर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये हायर करते हैं अपने टीचर्स को, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो असल में उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो वो बच्चों के साथ उस तरह से इंटरेक्ट करना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनको ट्रांसमिट करने के लिए मोटिवेशन का स्टाइल, स्किल्स बिल्डअप करने के लिए कौन कौन सी स्किल बिल्डअप करनी है, किस लेवल पर। हमारे यहाँ असल में प्राइमरी में आजकल कॉग्निटिव तो बड़ा बिल्डअप कर रहे हैं हम, लेकिन आप देखिए सोशली उनको बिल्कुल से ड्रॉप कर देते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि उनकी इमोशन को हम कंट्रोल नहीं करते। अगर वो शाउट बोल रहे हैं तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ ये कि डांट दिया और चुप करके, या तो वो इंतहा है या ये इंतहा है कि खामोश रहें। जबकि आपको एक इमोशनली मतलब हर चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए कि आप खुश हैं तो खुशी का इजहार कैसे होगा, दुखी है तो दुख का इजहार कैसे होगा, ये नहीं एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, या पसंद है ना पसंद है, ये सब ट्रेनिंग की जाती है जो टीचर की। पेशेंस भी, ये पेशेंस भी टीचर में बहुत होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करे, उनके इमोशन को ट्रेन करे। और वो जब ये बैलेंस होता है ना, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि हम कितनी भी एजुकेशन हासिल कर लें, लेकिन आपके इमोशन कंट्रोल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा आपको, आप इतने सक्सेसफुली तेज़ी से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन ये कि जब हम ये वाली चीज़ें देखते हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग मौजूद होती है, असातिज़ा ट्रेंड होते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं, तो जब वो टीचिंग एक्टिविटीज़ आती हैं हमारे पास तो आप देखिए कि फिर वो आसानी से बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। जब इन्वॉल्व होता है उसकी सोशली भी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी इमोशनली भी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ग्रुप में काम कैसे करना है, चीज़ें एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करना है, तो वो भी हो रही होती है। प्लस ये कि आप आ जाइए कॉग्निटिव तो होती ही होती है, क्योंकि आप जब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको 4 चीज़ें खुद ही आ जाती हैं समझ, वो हमें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ आजकल सिस्टम ये हो गया हम चीज़ों को मेमोराइज़ करने में लगे हुए हैं जी, तो मेमोराइज़ नहीं करना है बल्कि उनको उस एक्सपेरिमेंट से गुजारना है ताकि वो उन चीज़ें उनके वजूद का हिस्सा बन जाएं। तो वो चाहे जो भी एजुकेशन हो, आप आगे जाके यही प्रोफेशनल स्किल्स बन जाती हैं कि जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो उस तरफ ज़्यादा रुझान दिखाता है। तो वहीं जाके फिर आप मैट्रिक इंटर में जब आप आते हैं, स्टूडेंट आता है, तो टीचर वहाँ पर उसको बाकायदा तौर पर आसानी से उसके प्रोफेशन के लिहाज से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और गाइड कर सकता है कि आपका फील्ड ये है, आप इसमें ज़्यादा सक्सेसफुली जाएंगे, या आप अपने आप को जानिए। तो वो इकबाल की बड़ी अच्छी सी चीज़ थी कि खुद ही को तलाश कर,
تو جب تک ہم اسٹوڈنٹ کو خود ہی تلاش کرنا نہیں سکھائیں گے نا, اور یہ ٹیچر جب سکھائے گا جب ٹیچر خود ٹرین ہوگا, اس کو اس کی فلاسفی پتہ ہوگی, اس کو اس کی آئیڈیالوجی پتہ ہوگی. اب دوسری ایک چیز ہمارے یہاں یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارے ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ڈیولپ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو جو آئیڈیالوجی ہماری پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی جس کے تحت ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا, ہمارے اسکولوں سے وہ بھی دور ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے بچوں کو ہسٹری یہ نہیں پتا, ہسٹری نہیں پتا ان کو, یہ نہیں پتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی. میٹرک کر کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, انٹر کر کے آ جاتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں 4 ایئر پروگرام انٹر کے بعد شروع کیا گیا بی ایڈ کا نا, ٹیچر ٹریننگ کا. انٹر کر کے آئے ہیں, تو ابھی میں اسلامیت کی کلاس رہی تھی, میں نے اسلام کی میننگ پوچھ لی, تو عمومی طور پہ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا تھی. اچھا, مطلب وہ انٹر کر کے آئے اور انٹر میں اچھے اسٹوڈنٹ آئے, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اے گریڈ بی گریڈ والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ. اگر میں چھوٹے اس کی بات کروں لیول پہ, کسی ڈی گریڈ کے وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے, تو آپ یہ دیکھیں اے اور اے پلس والے اسٹوڈنٹس یہ والی بات اسلام کی میننگ نہیں بتا پا رہے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انیشیلی ہمارے پاس نا جو آ رہے ہیں, اب اسلامیات ہے, چیزیں سبجیکٹ اس لیے نہیں پڑھائے جاتے ہیں کہ مطلب صرف اس کی نالج دینا مقصود ہے, بلکہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی آئیڈیالوجی سے واقفیت ہو. صحیح بات ہے. تو اس لیے ٹرین ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے ہر سبجیکٹ کے لیے, اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. ایک چیز اور نا, ہمارے جو آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ سوشل میڈیا اس کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا بجائے ایجوکیشن کے, پڑھائی کے. اچھا, ایک چیز مجھے اس سے ایک چیز اور بھی اعتراض ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کو اینڈرائڈ دینا بھی چاہیے کہ مطلب اس سہولت کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں, لیکن اگر وہ اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگیں, پھر ان پہ چیک رکھنا بہت ضروری ہے. ایسے ہی ان کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے, بلکہ ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہمارے کالر نے ہمیں بھی یہاں کال کی تھی, اور انہوں نے, آپ اور بھی کال کر سکتے ہیں, آپ لوگ کیوں لائیو نمبر نیچے چل رہا ہوگا, کال کر کے آپ لوگ کے جو سوالات ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کو اسی شو میں جو آپ کا آنسر ملے گا. جس طرح سے ہمیں ابھی انہوں نے کہا کہ پیرنٹس مصروف ہوتے ہیں, اپنے اپنے معاملات میں 10 مصروفیات ہوتی ہیں, نہیں وہ چیک اینڈ بیلنس کر پاتے. پھر لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, آپ چیک رکھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اگر ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا, بچے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے, اور ہر چیز رنگینی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, تو بچے تو ادھر ہی لگیں گے, پھر ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جس کے اندر ان کو انٹرسٹ ہوگا, تو ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا. نہیں دیکھیں, میں ایک بات یہ سمجھتی ہوں, تھوڑا سا اس بات کو ہی آگے بڑھا رہی ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہوتا ہے نا, صرف ہم مصروف بھی ہیں. چیک اینڈ بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو سر پہ سوار ہیں, ٹھیک ہے. چیک اینڈ بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ دیکھیں کہاں وہ ایسی چیزوں میں انٹرسٹ لے کر آ رہے ہیں, تو ان کا وہ انٹرسٹ وہاں سے ختم کر کے اس انٹرسٹ کو ڈائیورٹ کریں. انٹرسٹ کو ڈائیورٹ کر دیں گے تو پھر ایزیسٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مطلب آپ ان کے الٹرنیٹ دیکھیں, سوشل میڈیا بری چیز نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں اتنی بری چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا اچھی چیز ہے, لیکن اس کا یوز, اب یوز کیا ہے کہ ہمارے یہاں پیرنٹس کو خود نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کہاں کہاں پازیٹیو ہے اور کہاں کہاں نگیٹو ہے. تو جب پیرنٹس کو نہیں پتا ہوگا, خود اساتذہ کو نہیں پتا, مطلب اساتذہ بھی اس فیک طرح کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں عموماً سوشل میڈیا کا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب تک ہم اس سوشل میڈیا کو خود انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو کسی کو کیا بتائیں گے پازیٹیوٹی کہاں ہے اور نگیٹیوٹی کیا ہے. اچھا, کوئی بھی چیز ٹول آ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, بہت کامن سی بات ہے یہ, کیا ہم اس سے پہلے تمام ترقی یافتہ قومیں اس کے بارے میں انٹروڈیوس نہیں کرواتی, اس کے پازیٹیو اینڈ نگیٹو ایفیکٹ نہیں بتاتی. تو اب وہ ہمیں بھی پتہ ہونے چاہیے, اور تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسمٹ کر سکیں. ہمارے یہاں یہ بہت بعد میں آتی ہے. میں ابھی انڈیا کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے جب اینڈرائڈ موبائل آیا تھا, یہ جب کی ویڈیو ایک میں دیکھ رہی ہوں, تو اداکارہ ہیں وہاں کی کوئی, مجھے نام اتنا نہیں پتا, لیکن یہ کہ انہوں نے بڑے اچھے سے آ کر اینڈرائڈ موبائل کے نگیٹو پوائنٹ بھی بتائے اور پازیٹیو کو بھی بتایا بڑے کلیئرلی. اب آپ دیکھیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا نا, اب وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اس اینڈرائڈ موبائل کو استعمال کرنے کے بارے میں اویئر ہو گئے ہوں گے, نہیں ہوں گے. تو ہم لوگوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, پروگرامس, چیزیں یہ میڈیا کے تھرو کرنی چاہیے. ہاں, اور کچھ پیرنٹس کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک جنرل وے پہ جنرل بات کر لیں, بلکہ کچھ ہم پیرنٹس کے لیے بھی ایسی ویڈیوز بنائیں جو پیرنٹس نہیں اویئر ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں کافی سارا طبقہ ایسا ہے پیرنٹس کا جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے, بالکل وہ اس لیول پہ نہیں ہے, تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح تو ٹرین نہیں کریں گے. تو اب ذمہ داری کس کی آ جاتی ہے؟ ٹیچرس کی. ٹیچر جو ہے نا, اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے, ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا موبائل ٹیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے, اگر آپ کسی اسکول, کسی کالج, کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, تو آپ اپنے علاقے کے اندر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں بھی آپ یہ سب چیزیں
इंट्रोड्यूस करवाएं। अब चाहे वो लिख कर करवाएं, चाहे महल्ला कमेटी के ज़रिए करवाएं, चाहे मतलब एक सोशल वर्क है ये, हमें सिखाया भी जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं ये चीज़ें। तो आप ये देखिए कि लेकिन हमारे यहाँ क्या है, महल्ले सिस्टम का जो पुराना वाला एक सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। अब हाँ, आप आज किसी के दौर में सब अपनी जिंदगी में इतने इतने मसरूफ मसरूफ हो गए कि वो अब बराबर में भी कौन नहीं है। जान पा रहे। ऐसी तो है अब ये इस मोबाइल के इस्तेमाल ने ये बता दिया मोबाइल के ही इस्तेमाल की वजह से वो अपने अपने कमरों में होते बच्चों हैं। के हाँ नहीं पता होता है क्या कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ वालिदैन की, तो वालिदैन अपनी अपनी जो है वो हाँ। लेके बैठे हुए होते हैं फोन के, बस वो कोई अपनी जो बहन से लगी हुई होती है, अम्मी अगर बात की जाए वालदाओं की। हाँ। तो ये है कि इस तरह से हो गया तो है। अब यही चीजें हमें कंट्रोल करनी है। देखिए बिल्कुल, खुद और आप करेंगे ये देखिए तब। ना आजकल किस तरह की, जो मैं अभी पिछले दिनों भी मैंने इसी हवाले से मैंने जिक्र किया था, हमारा प्रोग्राम भी इसी हवाले से था कि इसका गलत इस्तेमाल से कितना नुकसान फेस करना पड़ा, चाहे हमारी लड़कियां हों या लड़के हों। कितने केसेस में इस तरह के इजाफा हुआ जा रहा है, हैरेसमेंट के केसेस कितने सामने आए जा रहे हैं। तो ये एक गलत इस्तेमाल है। मैंने अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी मैंने प्रोग्राम किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग एज ए टीचर होने के आप लोग कुछ हमारे स्टूडेंट्स को आज कोई मैसेज दें। स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन मैसेज तो यही है कि वो जो चीज़ भी देखें उसका प्रैक्टिकली इम्पैक्ट ना करें, सिर्फ ये सोच के कि इसने किया है तो ये ऐसा हुआ, मैं भी करूँगी तो हो जाएगा। उसको पहले समझें और अपने बड़ों से मशवरा करें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो बच्चियों की अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज और इस तरह से थोड़ा सा ताल्लुक़ हुआ और उन्होंने जाके उनके साथ रहना शुरू कर दिया, और ये सारी चीज़ें ये बेरहरवी की तरफ लेके जा रही हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि बेटा अपने माँ बाप, अपने असातिज़ा से दोस्ती करो, सिर्फ मोबाइल से दोस्ती ना करो। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आज की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, हम कट जाएंगे सोसाइटी से अगर नहीं करेंगे तो। लेकिन साथ साथ हमें ये है कि अपने सीनियर्स, अब सीनियर से मुराद वो होती है जो घर का मेच्योर फर्द होता है। तो आजकल मैं समझती हूँ कि उन लोगों से दोस्ती भी करें। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के साथ बैठना उठना ज़रा कम हो गया है, लेकिन जब हम मोबाइल लेके अपने बुज़ुर्गों के पास भी बैठ जाएंगे ना, उनके साथ भी शेयर कर लेंगे ये चीज़ें, तो वो हमें गाइड कर देंगे। तो ये शेयरिंग शुरू करें। हाँ, ये शेयरिंग ज़रूर करें। बेशक उनको नहीं आता मोबाइल का इस्तेमाल अपने बुज़ुर्गों का, किसी भी हर घर में कोई ना कोई एक बुज़ुर्ग ज़रूर नज़र आ जाता है, ऐसा नहीं है या मेच्योर फर्द नहीं है वहाँ पर मौजूद, या शाम में जब सब पेरेंट्स आ जाते हैं अगर वो जॉब भी करें, तो मेरा अपना ख्याल है कि उनके साथ बैठ कर ना हमें डिस्कशन करना चाहिए। फिर डिस्कशन करेंगे तो उसमें जो वालिदैन है वो भी बताएंगे सही और गलत की, आपको अवेयरनेस देंगे। और नहीं तो कोई वहाँ से नहीं मिल रही है और कंफ्यूजन है, तो ये नहीं है उस कंफ्यूजन को रख के वो नेट पे ही सर्च की जा रही है। हमारे यहाँ ये भी बड़ी एक खामी हो गई है कि हमने तो उस पे से देख लिया था, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें, हर चीज जो है वो नेट पे मिल जाएगी, और हमारी तो बहुत नॉलेज है, आपको कुछ नहीं पता है। आजकल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा आ गया है कि आपसे ज्यादा हमें पता है। हम लोग 2020 में जी रहे हैं, एंड्रॉइड के बारे में पता क्या है, हमें ज्यादा पता है। तो बहरहाल अब उस पे तो उन्हें ये नहीं पता ना, लोग फेक भी डाल लें और राइट भी डाल लें। ठीक है, अब राइट और फेक में तमीज़ तो एजुकेशन दरअसल यही सिखाती है कि वाइट एंड ब्लैक। बिल्कुल ऐसी है, आपको तीसरा कोई रास्ता नहीं है जी, या तो वाइट है या ब्लैक है, तो आप वाइट को वाइट समझें और ब्लैक को ब्लैक समझने के काबिल हों, तो ये एजुकेशन है। बिल्कुल, मैं आप लोगों को आप लोग आए, मुझे आपने वक्त दिया अपने मेरे प्रोग्राम के लिए, और बहुत ही अच्छा जो है गुफ्तगू हमारी रही। टीचिंग के भी हवाले से हमने बात की, स्टूडेंट्स के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से भी हमने बात की। और मैं क्योंकि ब्रेक लूँगी, ब्रेक से पहले बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के जो हमारे जो न्यू यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो जो है टीचर्स का एहतराम नहीं करते। टीचर्स का एहतराम करें, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे हैं आप अपने टीचर्स की वजह से, बेशक आपके पेरेंट्स जो है वो फीसेस पे करें, हमारे बच्चों में ये भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि हमारे जो है हम तो स्कूल की फीस पे करके मतलब तालीम हासिल करें, इसमें आपका क्या किरदार है? नहीं, जब तक आपकी टीचर आपको नहीं सिखाएंगे तो आपका इसमें कोई आपका अपनी कोई पहचान नहीं, आपकी कोई अपनी जो है वो कोई आप ऊपर से आपको वही नहीं नाजिल हुई है, अल्लाह माफ़ करे बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी कि बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है पाई जा रही है कि बच्चे ये चीज़ बोल रहे हैं, तो अपने टीचर्स का एहतराम करिए। टीचर्स का जो रुतबा है वो माँ बाप से बढ़कर है, बस ये मैं कहूँगी। और एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जैसे कोरोना वायरस के बारे से हम बात कर रहे थे और साथ ही हम बात करेंगे कि कोरोना की जो एक ये वबा जो चल रही है, इस दौरान जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया। इसी तरह हमारे साथ मौजूद है राशिद सरदार साहब सिटीज़न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद है इमरान मीज़ान। हम उनसे बात करेंगे। मैं सर आपके पास आऊँगी। आपकी एनजीओ ने जो है ड्यूरिंग जो है कोरोना जो कि हमारी जो वबा चल रही है और बहुत ही तकलीफ़ से हम लोग इस वबा को फ़ेस कर रहे हैं, कितने नुकसानात हमने फ़ेस किए, कितने कारोबार जो है वो जब मुतासर हुए, तो इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया अपने आवाम के लिए, कुछ इस तरह की जो नीडी पीपल्स हैं उनके लिए, जो स्कूल हैं उनके हवाले से आप लोगों का क्या किरदार रहा? मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे कि मच्छर कॉलोनी, मोमदी कॉलोनी, मूसा कॉलोनी और तेसर टाउन जो लियारी बस्ती के नाम से इलाका है और इब्राहिम नहरी, उन इलाकों में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए। सिंध रेंजर्स हमारे साथ थी, वो मुकम्मल प्रोटोकॉल हमें दे रहे थे और हमने कोशिश की डोर टू डोर हमने राशन लेने के पहुँचाया। अच्छा जी सही। तो इसके अलावा आपकी एनजीओ क्या काम करती है, किस तरह से आप लोग? बेसिकली हमारे एनजीओ का काम ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके उस्ताज़ा के बच्चे जो है उसी स्कूल में पढ़ें। अच्छा जी, और उनके हालात को हम कुछ है नहीं कि बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है गवर्नमेंट उस्ताज़ा के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो बेगम हाजरा महमूद अली स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जितने टीचर्स हैं उनके बच्चे उसी स्कूल में ही ज़ेर तालीम हैं। अच्छा माशाल्लाह। और मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर भी हूँ तो मेरे बच्चे भी वहीं पर ही हैं। अच्छा और हमारे साथ यानी कि नज़ीर अहमद साहब हैं, उनके बच्चे वहीं पर ही हैं। और इसी तरीके से हमारे अब्दुल्ला जलाल साहब हैं, उनके भाई बहन सारे वहाँ पर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर को यानी कि टक्कर दें। अच्छा तो अब मच्छर कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल की पोजीशन ये है कि वहाँ पर एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। सही। उसकी वजह ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि प्राइवेट स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसका आप जिक्र कर जी, रहे हैं, जी। तो आपने वहाँ पे तालीमी, क्योंकि आप गवर्नमेंट का निज़ाम तो हमारे सबके सामने है कि किस तरह से गवर्नमेंट के स्कूल में जो है वो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उनकी कैंटीन का निज़ाम है। आप उनके इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसा से आप बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम 11 हैं, वैसे हम 150 लोग हैं। अच्छा 150 मेंबर है, सही। 150। सही। तो इसके अलावा आप लोग क्या क्या अपना फलाई काम करते हैं? एजुकेशन पे है और हेल्थ पे भी हम काम कर रहे हैं। सही। तो कोरोना के लिए आप लोगों ने क्या हेल्थ पे काम किया? हमने मुख्तलिफ स्कूल्स में मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट किए और इसके अलावा राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। सही। मैं चाहती हूँ आप अपने एनजीओ के बारे में कुछ तफसीलन बताएं कि ताकि हमारी आवाम को पता चले कि राशिद सरदार साहब जो हैं वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग फलाई काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और आगे की आप लोगों की क्या प्लानिंग्स हैं? बेसिकली तो ये एन हमने बनाया एजुकेशन के लिए सही। कि वो तलबा व तलबात जो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें या हमारे इदारे के चंद स्कूल बने हुए हैं वहाँ पर पढ़ें। जैसे कि हमने जहाँ पर हमें गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिले तो वहाँ पर हमने मदरसे को ले लिया, मदरसे में स्कूल के सिस्टम को हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे मूसा कॉलोनी में एक मस्जिद है बिलाल छोटा मस्जिद, तो वहाँ पर हमने स्कूल सिस्टम भी हमने स्टार्ट कर दिया। तैयबा तारिया मस्जिद मदरसा है, वहाँ पर भी हमने स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट करवा दिए हैं। इसी तरीके से लियारी बस्ती में ज़ुबैदा अजीज़ हाई स्कूल है, उसमें जितने नहीं कि बच्चे जो फ़ीस अफोर्ड कर रहे हैं उनको उनसे फ़ीस ले रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू उनके फ़ीस एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। सही। लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है। अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, हमारे साथ एनजीओ के जो है सदर मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं क्योंकि इनका तो काम ये ज़ाहिर है अवामी खिदमत करना। आप लोगों की कोई मसले मसाइल है तो आप लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी अपने K21 चैनल की तवज्जुह से, बाखबर कराची प्रोग्राम के तवज्जुह से हम आपके जो मसले मसाइल है वो हम हल करवा सकें। आप लोग इस तरह की जो फलाई एनजीओज़ है इनका एक बहुत अहम किरदार है। तो मैं चाहूँगी कि सर अगर हमारे चैनल की तवज्जुह से आप भी हमें कोई कॉल करता है तो उनके कोई मसले मसाइल है, जैसे आपने बताया कि मच्छर कॉलोनी और कुछ एरियाज़ में स्पेसिफिक एरियाज़ में आपने जैसे बताया, तो आप इसके अलावा कोई बाहर एरियाज़ में अगर हम आपको बोलते तो आप उनके लिए कोई काम कर सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। बाकी है कि उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उनको एतमाद में हम लेंगे, मिनट शीट में
मिन शीट बनेगा उसके बाद हम स्टेप लेंगे। बिल्कुल, तो ये एतमाद में लेना, क्योंकि आप लोग तो फलाही काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग जब कर रहे हो तो आप लोग आगे भी बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे बढ़ेंगे कराची भी। में, सिंध भर में जाएं, क्योंकि सिंध में अगर मैं बात करूं तो सिंध में बहुत ज़्यादा इस तरह के मुखर असरात हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए कोई आए, और सफ़ेद पोश लोग हैं जिस तरह से उनको जो है वो नहीं चाहते कि मैं पब्लिक के सामने आऊँ, या फिर जो है हम लोग हमारी जो है मतलब किसी तरह से कोई पब्लिसिटी हो, तो वो चुपचाप चाहते हैं कि उनकी कोई मदद कर दे, इस तरह कि आप लोग जैसे उनके लिए फरिश्ते बन के आए। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश ये है कि हम फोटो सेशन वगैरह ज़्यादातर ना करें, क्योंकि सिंध रेंजर्स हमारे पास है। ज़्यादातर ना करें, मतलब करते हैं। नहीं देखिए, रिकॉर्ड के लिए हमें करना पड़ता है। अच्छा, तो हमने जैसे कि राशन देते वक्त हमने दरवाजे में पहुंचा दिया, हमने कोशिश की कि उनकी तस्वीर ना आए, उनके दरवाजे की तस्वीर आ जाए ताकि एक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। क्योंकि हमारे साथ जो मेंबरान हैं जो हमें डोनेट कर रहे हैं, तो वो हमसे पूछते ज़रूर है, फीडबैक लेते हैं भी आप लोगों ने किया है, और पूरा हिसाब उनके सामने रखना पड़ता है। सही। तो हमने इसीलिए कोशिश की कि सिंध जो रेंजर्स है, रेंजर्स वालों के साथ मिलकर काम किया। एक तो डेटा उनके पास भी चला गया, एक हमें सिक्योरिटी भी अच्छी मिल गई, और सबसे ज़्यादा वो मेहनत करते रहे, क्योंकि हमसे पहले वो पहुंच जाते थे। बिल्कुल, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है हमारे सिंध रेंजर्स का, वो हमारे शाना बशाना और जो है हमारे कराची में अमन कायम करने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मैं देखती रहती हूँ किस तरह से अभी माशाल्लाह एक जो है रेंजर्स ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके हवाले से इंशाल्लाह हम चंद आने वाले जो हमारे जो अभी मे बी नेक्स्ट वीक जो हमारे प्रोग्राम होगा उस पर हम एक प्रोग्राम करें पूरा कंप्लीट कि किस तरह से उन्होंने अपना ऐप इंट्रोड्यूस किया है और वो किस किस तरह से अवामी खिदमत कर रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक पे रेंजर्स आपके पास होगी, आप किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी में मुब्तला होंगे, रेंजर्स आपके साथ आपको जो रेस्क्यू करेगी और आपको जो है रेस्क्यू करते हुए आपको जो है आप सेफली आपकी जो प्लेस पे पहुंचाएगी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे रेंजर्स का कि वो इस तरह से अपनी आवाम के लिए वो सोचती है, उनके लिए जो है हर वक्त खड़ी रहती है, पेश रहती है। जी सर, आप बात करें तो रेंजर्स की कि वो किस तरह से हमारे साथ खड़े, उन्होंने बहुत उनका एक बहुत अहम किरदार है, तो बिल्कुल वाकई का अहम किरदार है। आप मुझे बताएं कि अभी जो गुज़िश्ता रोज़ और अभी जो पोजीशन चल रही है लॉकडाउन की, तो इस पर आपने अपने जो है क्या आप लोगों की खिदमत है अभी इस वक्त? फिर मैं इमरान के पास आऊँगी, इमरान से पूछेंगे कि इमरान स्कूल की पोजीशन बताएं। जी बस बेसिकली मैं दोबारा अपने लफ्ज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि हम फोकस करें एजुकेशन पर। देखिए, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं अपने ज़राए में निकाल लूँगा किसी तरीके से, भूख अपना मिटा दूँगा। हम चाह रहे हैं कि एक बच्चा वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और रोज़गार के काबिल बने। बिल्कुल, हम अगर किसी को अगर मदद करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हम लाइफ टाइम उसकी हेल्प उस सूरत में हम कर सकते हैं कि उसके एजुकेशन हम दें, उनको टेक्निकल एजुकेशन हम सिखाएं। जैसे कि बच्चा मैट्रिक करता है तो उसके पास यानी कि आगे बढ़ने के शोबे टेक्निकल शोबे हैं, या तो वो नर्सिंग कर लें, BSN का शोबा है, एक्सरे टेक्नीशियन वो कर लें, लैब टेक्नीशियन है वो ये कर लें, तो उससे ये उसको रोज़गार का एक ज़रिया भी बन जाता है। एक एजुकेशन के साथ साथ उसके पास हुनर भी आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 160 ऐसे तलबा और तलबात हैं जिनको हम किसी पोजीशन तक हम लेके जा चुके हैं। माशाल्लाह मुकम्मल उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सदका जारिया सब आपका काम है, सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए जो है वो रहेगा। इमरान, आपके पास आऊँगी, आप मुझे बताएं कि सरकारी स्कूल जो है उनकी पोजीशन आपके सामने, आप उसके हवाले से हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा, बहुत शुक्रिया आपका। निदा, देखें, सरकारी स्कूलों का हम जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हमने आज प्रोग्राम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की मैं क्या हालत आपको बताऊं। सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट कम हैं और जानवर वहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं। इतनी बुरी सरकारी स्कूलों की हालत है। सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन पे रखा जाता है, लेकिन एजुकेशन की हालत ये है वहाँ पर जो है हीरोइन चीओ ने अड्डा बना लिया वहाँ। बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। मैं लास्ट टाइम हमने विजिट किया, हमारी टीम ने खमीसा गोट का वहाँ पर स्कूल है, न्यू कराची सरकारी स्कूल। वहाँ पर बच्चों को इतनी मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ रहा है। निदा, मैं आपको क्या बताऊं, वहाँ पर जो है मंशियात फरोशों ने वहाँ पे अड्डा बना लिया है। वहाँ पर जगह जगह मंशियात बेची जा रही है और वहाँ पे पी रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं है। सिर्फ हमारे जो वज़ीर तालीम है सईद गनी साहब, वो तो निकलते हैं सुबह, मीडिया में बैठते हैं, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम यहाँ विजिट कर रहे हैं, वहाँ विजिट कर रहे हैं। कोरोना तो अभी आया है,
یہ جو اسکولوں کی حالت ہے یہ بہت پہلے سے خراب چل رہی ہے. آپ کیوں نہیں اسکولوں پہ جا رہے؟ بار بار وہاں پر سوشل میڈیا پہ ہر سرکاری اسکولوں کی حالت آ رہی ہے کہ انٹیریئر سندھ کے اسکولوں کا کیا حالت ہے. ندا ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے ہمارے بچے, لیکن ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کیا جا رہا ہے, ان کے جو دماغیں ہیں نا ان کو وہ مفلوج کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک بچی, ہم نے لاسٹ ٹائم ان کے گھر کا وزٹ کیا, ایک بچی 11 سال کی ایج ہے اس کی, 11 سال بچی کھیلنے کودنے کے اس کے دن ہے, اس میں ایک جذبہ ہے پاکستان اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا. اس نے ایک ایسا اسائنمنٹ بنایا اس نے کہ جو ہم ٹیکسٹائل کا جو پانی ضائع ہوتا ہے وہ پانی کو اس نے ریفر کر کے ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں کسی چیز میں ہاتھ واتھ دھونے کے لیے, اپنے کوئی پرسنل کام جیسے کپڑے وپڑے دھونے والے, وہ پانی ویسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو 11 سال کی بچی نے یہ کام کیا ہے اور سرکاری اسکول میں پڑھ کے, وہاں پہ پڑھنا کیا, وہ بیچاری جاتی تھی کتابیں لے کے گیٹ میں بیٹھ کے پڑھتی تھی, کیونکہ وہاں پہ منشیات فروشوں کا اڈا ہے, وہاں پہ بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ وڈیرا نظام ہوئے ہوئے, اسکولوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایس او پیز میں کہتا ہوں, ابھی جو کرونا چلا ہے, فروری میں پاکستان میں کرونا آیا تھا, جس کے بعد جو ہے تعلیم بند کر دی گئی تھی, ایجوکیشن اسٹاپ کر دیا گیا تھا, لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, شادی ہال وغیرہ سب بند کر دیے گئے تھے. ابھی جو اسٹارٹ ہوئی ہے تعلیم تقریباً 2 مہینے کے قریب ہو رہے, ایجوکیشن اسکول کالجز اسٹارٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں, ڈیفینس ہو گیا, کلفٹن ہو گیا, جوہر ہو گیا, گلشن ہو گیا, ان اسکولوں کا وزٹ کر رہے ہیں ہمارے جو وزیر تعلیم ہے سعید غنی صاحب. لیکن جو نیو کراچی کا اسکول ہے, جو سرجانی کا اسکول ہے, وہاں کا انہوں نے کوئی وزٹ نہیں کیا ہے. وہاں کی ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہاں پہ کوئی مارکس نہیں ہے. وہاں پہ ایک کلاس میں جو میں کہوں گا 25 سے 30 بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی ٹیبل پہ 2 بچے بیٹھے ہیں, وہاں پہ کوئی ایس او پیز عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ میڈیا پہ تو چیخ چیخ کے بول رہے ہیں ایس او پیز فالو کی جائے, اسٹوڈنٹ کی پرواہ کرتے ہیں, ہم ان کی جانوں کو ہم نقصان میں نہیں ڈال سکتے, اور اس کے بعد جو ہے یہ حالات ہیں اسکول کے کہ بچے کس طرح سے جو ہے اپنی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں, اور کہ کس طرح کے ایک ماحول دیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو. میں نیتا, ہمارے ساتھ جو ہے ہیومن رائٹس کے ان کے ویلفیئر کے راشد صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان سے پوچھوں گا. راشد صاحب, آپ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں, جو غریب بچوں کو آپ ہے نا اسکولوں میں بٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے ایک اچھی بات کی کہ اپنے جو ٹیچر ہیں انہی کے بچوں کو بھی آپ وہاں پڑھا رہے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں نہ پڑھائیں, وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں. وہ پتہ نہیں گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی کو کیا سمجھتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں نداج کہ وہاں پر جو ہے ماحول اتنا ہمارا, اور سب سے زیادہ بجٹ رکھا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. اگر آپ بات کی جائے, اگر میں آج سے ہم جو ہے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں, جن ہمارے بڑے بڑے جو منسٹرز ہیں, ہمارے جو وزراء گزرے ہیں, انہوں نے سب نے جو ہے گورنمنٹ اسکول, یونیورسٹیز, کالجز سے اپنے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے. آج وہ کس مقام پر ہے, لیکن ہم جو ہے اب کے جو ہم دور میں بات کریں تو بہت ہی شرمندگی, بہت افسوس کے ساتھ ہمیں بس افسوس ہی رہ گیا. جی سر. راشد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ کو صوبائی حکومت نے کوئی ساتھ دیا ہے آپ کی ویلفیئر کو, کہ جو بچے جو بیچارے غریب ہیں, جو باہر میں یہی سوال تھا ان سے کہ بیسیکلی ہم نے باہر سے کوئی فنڈنگ رکھا ہی نہیں, صرف جو ممبر ہے وہی فنڈنگ کر رہا ہے. اچھا, ابھی تک ہم نے کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں لی. صحیح. تو کس طرح سے آپ لوگ یہ سب چیزیں افورڈ کر رہے ہیں؟ میرے چند دوست یار ہیں, بزنس مین ہیں, وہ ساتھ میں شیئر کر لیتے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم نے کم از کم جو ہے 100-150 اس طرح کی فیملیز ہیں, 4000 فیملیز, اچھا سوری 4000 فیملیز ہیں, ان کو ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا. تو یہ آپ لوگ کس طرح سے مطلب مینیج کرتے ہیں, اور اگر آگے بھی اگر خدا نخواستہ اس طرح کی پوزیشن رہی, یہ جو ہمارے ممبران ہیں 161, وہی آپس میں نہیں کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, اس میں زیادہ تر یعنی کہ جو لوگ بزنس مین ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر لیتے ہیں. صحیح. تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگ کچھ امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے, یا کہ آپ لوگوں نے کبھی کوئی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ کی ہے؟ ریکویسٹ ہم نے بھیجنا ہے کہ ریکویسٹ بھیجیں گے تو پھر ان کے بارے میں ہم بول پائیں گے. اچھا, مطلب چلے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. جب ڈاکٹر فضل اللہ پیچو صاحب یعنی کہ سیکٹری ایجوکیشن تھے, ایجوکیشن میں کافی تبدیلی آئی ہیں, چینجنگ آئی ہے. ایسے ٹیچرز جو اسکولز میں نہیں آ رہے تھے وہ آنا شروع ہو گئے. جی, حالانکہ الحمدللہ گورنمنٹ اسکولوں میں قابل ترین ٹیچرز ہیں, سارے کوالیفائڈ ہیں, اور بی ایڈ ایم ایڈ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اگر وہی پڑھانا شروع ہو جائے, اپنے ڈیوٹی ایمانداری سے نبھائیں, تو پرائیویٹ اسکولوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو میں انوائٹ کروں گا, مچھر کالونی کبھی بھی آئیں, کسی وقت بھی آئیں, بغیر اطلاع کے آئیں, آپ وہاں پر گورنمنٹ اسکول میں وزٹ کریں.
बिल्डिंग के कंडीशन को मत देखिएगा, बच्चों की स्टडी को देखिए कि टीचर्स वहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं। मैं तो चाहूँगी कि आज की सूरत में अगर हम जो है जिस तरह का अभी सूरत हाल बनी हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स की, और अगर आप एक बहुत अच्छा इकदाम आपने उठाया है कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आपने सिर्फ मच्छर कॉलोनी नहीं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप और भी इस तरफ आएँ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप लोग आगे जो है इस तरह से जो है जो गवर्नमेंट स्कूल का जो एक निज़ाम है कम से कम जो है उसके लिए भी आप लोग कुछ बेहतरी के लिए सोचें। नहीं बिल्कुल, जैसे कि 2014 में एक स्काउट का जमहूरी हुआ था, तो इंटरनेशनल जमहूरी है जिसमें एशिया के सारे ममालिक यानी कि शामिल थे, तो यही डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची का था जिन्होंने पाकिस्तान को फर्स्ट पोजीशन पे लाया। ग्रेट। फिर नेशनल स्पीच यानी कि कॉन्टेस्ट था, उसमें सुबह से हमारे स्कूल के बच्चे ने क्वालिफाई किया। बात है, राशिद साहब के साथ मैंने फिशरी का विज़िट किया है, वाकई वहाँ के जो बच्चों की हालत है अफसोस होता है, रोना आता है। इन्होंने वहाँ हर बच्चों को उठा उठा के स्कूल में अपने खर्चे पे एडमिट कराया, एडमिशन दिए, किताबें वगैरह सब। तो इनमें जज्बा वाकई मैं देखता हूँ। ऐसे हमारे मुल्क का फ्यूचर, हमारे राशिद साहब जो हैं ऐसे होने चाहिए और भी निकलें जो हमारे, क्योंकि हमें सीधी सी बात, मुझे ख़ास तौर पर गवर्नमेंट पे, अपनी सूबाई हुकूमतों पे ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इधर जो है बच्चे इतने टैलेंटेड है, वो सड़कों पे ज़लील ख्वार हो रहे हैं बच्चे। उनके वालिदैन, इतनी महंगाई का दौर है, उनके वालिदैन एफर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी, मैं कहूँगा कि वज़ीर तालीम जो है सईद गनी साहब, कोई ऐसी टीम बना दी जाए कि जो बच्चे बाहर नज़र आ रहे हैं खेलते हुए, जो गरीब हैं बेचारे, उनको ज़बरदस्ती उठाएं, उनके पेरेंट्स को कि हम इनको एडमिशन करा रहे हैं, यहाँ पे फ्री किताबें दे रहे हैं, ये कल से इधर स्कूल में आना चाहिए, कल से ये पढ़ना चाहिए। ऐसा एक हमारे में होना चाहिए। हम निदा तालीम के लिए जो है एजुकेशन पे बहुत पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल बहुत पीछे जा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो है कि पढ़ा लिखेगा माशरा तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेंगे हम सब। तो ये तो शुरू से ही कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे और आज तक कहते ही हैं कि पढ़ेंगे तो हम जाहिर सी बात है दुनिया की शाना बशाना, दुनिया के साथ चलेंगे। ये चीज़ तो खैर हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। जी, मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगा। 3 साल पहले अलिफ ऐलान वालों ने पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्टों को सर्वे किया, जिसमें उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट KPK से सेलेक्ट किया है, एक पंजाब से जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट था, और एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची का था। कराची में से कराची पूरे सिंध की बात नहीं, मैं कराची की डिस्ट्रिक्ट की बात, कराची वेस्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने डिस्ट्रिक्टों का मुआयना किया कि गवर्नमेंट स्कूलों में तालीमी मेयार यानी कि बेहतर यानी कि कहाँ पे हैं। तो मैं कराची के बाकी डिस्ट्रिक्टों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन कराची वेस्ट के अंदर जैसे कि तालीमी मेयार यानी कि बेहतर है सही, और वहाँ पर यानी कि मुकम्मल तौर पर यानी कि एक तो चेक एंड बैलेंस भी है। बाकी मैं दूसरे इलाकों की बात नहीं करूँगा, मैं अपने UC की बात करूँगा। आप दोबारा आप लोग यानी कि इमरान भाई किसी वक्त भी किसी टाइम पे भी आए, वहाँ पर एक तो बच्चे भरे में एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं। आपने मुझे विजिट कराया था, मैंने एक दफ़ा खुद अपनी टीम के साथ आपके इलाके का विजिट भी किया था। तो आपके बिल्कुल ऐसा ही मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो हमारे जो इलाके हैं वहाँ भी ऐसा होना चाहिए, वहाँ भी हर राशिद आना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा विजन लेके जा रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करें। मैं चाहूँगी क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम जो वो एंडिंग की तरफ है, आप कोई जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस लास्ट में ये कि 5 दिसंबर 2020 को महमूद अली मेमोरियल अवार्ड के नाम से एक प्रोग्राम करवाना जा रहे हैं, जिसमें कराची के जितने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो स्पीच कंपटीशन, नात कंपटीशन रखा है स्कॉट ऑडिटोरियम सदर में। सही, तो उसमें हम आप लोग को इनवाइट करेंगे कि आप लोग नहीं उसमें आए इंशाल्लाह और ज़रूर। अपने जो बच्चों के जो टैलेंट है उसको वहाँ पर शो करें। इंशाल्लाह आप भी, हमारी पब्लिक के लिए भी है कि अपने बच्चों को आप जो है अपने उनका बस टैलेंट वहाँ पे शो ये करें। है कि बच्चों को तालीम दें। तालीम एक ऐसा जेवर है जो आपसे कोई छीन कभी नहीं खत्म नहीं सकता। हो सकता, बेशक ये है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत ही अच्छा काम कर रहे, बहुत ही अच्छा विजन लेके आगे जा रहे हैं। इमरान, मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन करूँगी, स्कूलों की हालत पे आपने जो किन किन जो है मिनिस्टर्स आपने अहदेदारान से बात की, उनका क्या हाल है? बस मैं चाहूँगी कि आप मुझे इसका आंसर दें, अपना एक मैसेज एंड में जाते हुए आप फिर दें। देखें निदा, बात दरअसल ये है कि हमने तो पूरे कराची का टेरिस का हमने विज़िट किया है, स्कूलों का, सरकारी स्कूल का। अभी भी मेरे पास जो है इलाके से फ़ोन आ रहे हैं, इलाके से मैसेज आ रहे हैं कि हमारे स्कूल का विज़िट करें, हमारे स्कूल का विज़िट करें। हम सईद गनी साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सईद गनी साहब का फ़ोन लगता नहीं है।
ठीक है, इस मौके पे ये तो पुरानी हाँ, स्टोरी लगते है, नहीं है। और पुरानी अगर स्टोरी। कहीं मुलाकात हो जाती है तो वो हमें देख के फौरन निकल जाते हैं, रुकते नहीं है, स्टॉप नहीं होते कि यार चलो, वो समझ जाते हैं कि अपनी कोताहियाँ क्या है, वो हमें ये मीडिया वाले जो हमें रोकेंगे, हमसे पूछेंगे। तो मैं आखिरी में पैगाम यही कहूँगा अपने बच्चों को, अपनी यूथ को, खैर मैं भी यूथ ही हूँ उसी में, लेकिन मैं अपने यूथ को कहूँगा, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, जो आजकल जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल देख के मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन बेटा अपनी एजुकेशन को आप फोकस करें। मोबाइल तो आप जब आप कुछ बन जाएंगे तो मोबाइल तो आपके पास हर वक्त ही रहेगा, लेकिन तालीम और वक्त जब आगे निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। वक्त की कदर करें बेटा, और मोबाइल दूर रखें, एजुकेशन पहले मस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लाजमी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मिज़ान और राशिद साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो बस जाते जाते आप, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए बहुत कीमती है। और जो है आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसके हवाले से भी आप हमें बताएं, और नेक्स्ट हम लोग जो प्रोग्राम करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके बताए हुए जो है प्रोग्राम, आपके बताए हुए टॉपिक पे हम प्रोग्राम करें, तो हमसे बिल्कुल शेयर करें। हमारे अब ऑफिशियल पेज भी है, मेरे जो है आपकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मेरी भी टेलीविज़न जो स्क्रीन है उस पर चल रहा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारा, जो है ईमेल भी है, हमारे जो है लिंक्स वगैरह हमारे जो आप उस पर अगर आप लोग फॉलो करें। और इसी के साथ अपनी दे मेज़बान की इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।